आज से सबसे बड़े समुद्री युद्धाभ्यास की शुरुआत और इसका नाम है मिलिन 2024। आपको बता दें विशाखापट्टनम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन नहीं 51 देशों की नौसेनाएं एकजुट हो रही हैं और मिलकर एक साथ समुद्री अभ्यास में जुटने वाली हैं। 51 बड़े देशों की नेवी को लीड करेगी भारतीय नौसेना। मेगा समुद्री युद्धाभ्यास मिलिन 24 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, थाईलैंड के अलावा मालदीव और यूके, मलेशिया, कनाडा, स्पेन, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया के साथ साथ बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, इराक, ब्राजील और यमन जैसे देश भी हो रहे हैं शामिल। तो आकाश से लेकर समंदर तक भारत अजेय शक्ति है। आपको बता दें एक दिन पहले ही पोखरण में वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई थी। वायुसेना ने दिखाई थी अपनी ताकत। वायु शक्ति 2024 में करीब 121 विमानों ने विकसित भारत, ताकतवर भारत का नजारा पेश किया था और आज से बारी नेवी की है। पूरी दुनिया भारतीय नौसेना का शौर्य आज से देखने वाली है। नेवी के युद्धपोत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के जहाजों के साथ समुद्री सुरक्षा के लिए ड्रिल करते नजर आएंगे। तो बड़ी खबर यह है कि मिलिन 24 में भारत के 30 जंगी पोत शामिल हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य शामिल हैं। पहली बार दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ शामिल हो रहे हैं। आज से मिलिन 24 का ये 12th एडिशन है, 12वां संस्करण है। इसमें होगा क्या? मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस। मिलिन 24 में 51 देशों की नौसेनाएं शामिल हैं, 35 प्रमुख वॉरशिप हैं, 50 एयरक्राफ्ट के साथ भारत पहुंच चुके हैं और नौसेना ने इसे सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग की थीम दी है। एक्सरसाइज तब और खास हो जाती है जब दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं। लाल सागर में हुथी लगातार इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित कर रहा है और हुथी मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहा है। ऐसे में कमर्शियल कॉरिडोर को ड्रोन हमलों से बचाने का अभ्यास भी किया जाएगा। समुद्री डाकुओं से निपटने के अभ्यास भी किए जाएंगे। भारतीय नौसेना पहली बार 51 देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है और इससे यह मैसेज साफ हो जाता है कि देश के नौसैनिकों के लिए हित सर्वोपरि है और भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सबसे अहम। मिलिन 24 को नौसैनिक सहयोग में नए युग की शुरुआत कहा जा रहा है क्योंकि 51 देश कई लक्ष्यों के साथ साझा प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों भारतीय नेवी ने लाल सागर में बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, समुद्री डाकुओं से ईरान और पाकिस्तान के नागरिकों को छुड़वाया और दुनिया के महाशक्तिशाली देशों में भारतीय नेवी का डंका बज रहा है और नेवी इस बात का उद्घोष कर रही है कि पूरा समंदर उसका है। खास बात यह है कि इस नेवल ड्रिल में चीन शामिल नहीं है और चीन समुद्र के जरिए अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। मिलिन 24 के जरिए चीन को साफ संदेश दिया जा रहा है कि वो अपने मंसूबों पर लगाम लगाए। इस बात का भी सबूत है कि भारत ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा देश है। चीन इस क्षेत्र में मनमानी नहीं कर सकता और अगर उसने मनमानी की तो उसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। आपको बता दें मिलिन 24 हर 2 साल में होने वाला सैन्य युद्धाभ्यास है जो 1995 में सिर्फ 4 देशों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब ये इतना भव्य बन चुका है कि इसमें 50 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। Definitely the stature of a country is growing and the importance of the maritime sector per se is also being realized by everyone. Because as the country grows in economically, what happens is that your trade basically increases, and about 90% plus of our trade actually goes through the sea. So the implication are that when you become the 3rd largest economy, obviously more and more of your trade will go through the sea, and as such even the services that we provide in our economy, that go we use the internet, and 99% of the internet traffic also goes from under the sea. So therefore the maritime sector per se is very, very important, and therefore the need to keep the oceans safe, secure, free, and ensure that there is rules-based order
So that is a must, and this is essentially the charter of the Navy, and we are very clear that we need to ensure that our national interests in the maritime domain are protected. समुद्री क्षेत्र में हमारी सुरक्षा को देखते हुए ये युद्धाभ्यास कितना इंपॉर्टेंट है, अहमियत क्या है, मैसेज क्या जा रहा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर, पूर्व नेवी ऑफिसर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कैप्टन श्याम, आपके पास आऊं उससे पहले एक बार फिर से देश में ये सबसे बड़ी समुद्री एक्सरसाइज की एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जहां पर 35 वॉरशिप, सबमरीन और साथ ही 50 एयरक्राफ्ट शामिल बताए जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से 50 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल है और 15 देशों की वॉरशिप और प्लेन इसमें शामिल है। कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अभी तक वॉरशिप भेजे हैं? जापान और ऑस्ट्रेलिया वॉरशिप भेज चुके हैं, फ्रांस मैरीटाइम प्लेन भेज चुका है। और जिस तरीके से ये ड्रिल की जा रही है, अलग अलग चरणों में किस तरीके से ये ड्रिल होगी, इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले कैप्टन श्याम, इस युद्ध अभ्यास का मतलब क्या है, संकेत क्या है, मायने क्या है? थैंक यू सुरभि। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष को कि एक बहुत बड़ा समारोह, एक मिलन जो विशाखापट्टनम में हो रहा है, सामरिक दृष्टि से और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा ये माहौल है, जहां हम एक साथ जुटकर समुद्री क्षेत्र की बातें करते हैं। और हमारी समुद्री क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो हमारे ब्लू इकोनॉमी, हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, और एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है हमारा समुद्र रास्ते से आता है। तो भारतीय होने के कारण ये गर्व की बात है कि हम इतना बड़ा सम्मेलन, जो 51 देश जो वर्ल्ड के पावर हैं बड़े बड़े, उनको सबको मिलकर, उनकी नौसेना के चीफ्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ हम एक जगह मिलकर बातें कर रहे हैं, सुरक्षित समुद्र की, एक सौहार्द, एक कोऑपरेशन की, सभी का विकास, हमारे इंडियन ओशन रीजन की, इंडो पैसिफिक की और पूरे ग्लोब की, और स्पेशली ग्लोबल साउथ में हमारा वर्चस्व, इन सब का ये प्लेटफॉर्म बनता है। तो समुद्री क्षेत्र में जिस तरीके से कमर्शियल वाहनों को देखते हुए हालात रेड सी में कैप्टन श्याम बिगड़ रहे हैं, उस लिहाज से ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बारे में भी करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले मिलन 24 युद्धाभ्यास जिस तरीके से 2 चरणों में होने वाला है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपके सामने जानकारी, जहां देखिए किस तरीके से 19 से 27 फरवरी में होने वाली हार्बर एक्सरसाइज की ये डिटेल आपके सामने, जिसमें देखिए किस तरीके से टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी, ऑपरेशनल एक्सरसाइज होगी, सबमरीन रेस्क्यू की ट्रेनिंग, सिमुलेटर ट्रेनिंग के साथ साथ फायर फाइटिंग ड्रिल और मैरीटाइम सेमिनार भी होगा। वहीं कॉम्बैट एक्सरसाइजेस 27 फरवरी के बाद शुरू होंगी, जहां एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेस होंगी, एंटी एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज होंगी और वेपन फायरिंग के साथ साथ एयरक्राफ्ट कंट्रोल भी होगा। इस तरीके की एक्सरसाइज जब ऑर्गेनाइज की जाती हैं, मकसद क्या होता है, किस लेवल पर हालात को निपटने के तहत ट्रेनिंग को लेकर फैसला होता है? कैप्टन श्याम, भारतीय नौसेना लगातार दूसरे देशों के साथ जो समुद्री एक्सरसाइज करते रहती है, और हम ये सब जानते हैं कि समुद्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और किसी एक देश के कारण, एक देश के विजिलेंस से, जैसे एंटी पायरेसी हो, ट्रैफिकिंग हो, या पोचिंग हो, या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सी बेड हो, तो ये जो इकोनॉमिक जोन्स हैं अलग अलग कंट्री के, उनको सुरक्षित रखना अकेले संभव नहीं है। तो इंटर ऑपरेटेबिलिटी के साथ एक दूसरे से मिलकर जब हम काम करके एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हम एक दूसरे की नौसेना की तरीके, पद्धति, उनका संचालन, कम्युनिकेशन और उनके एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग, सबमरीन की जो ऑपरेशंस हैं, उनको समझते हैं, लैंग्वेज भी जानते हैं, और जरूरत पड़े तो हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी गल्फ ऑफ एडन में देखा है। तो गल्फ ऑफ एडन की बात कर रहे हैं, रेड सी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे शिप्स एक फ्लैग के अंदर, हम देखिए जो अमेरिका के फ्लैग के अंदर हो या इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, वो मिलकर काम कर पा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, और एक कंबाइंड फ्रंट दे रहे हैं किसी गलत जो पैरेसी हो या जो यमन का जो अटैक्स हो, जो इंटरनेशनल शिपिंग और इकोनॉमी को खराब करता है। तो मेरे ख्याल से मिलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सब चीजों को हार्बर में और सी में अच्छी तरह से परख सकता है, एक दूसरे को समझ सकता है। और यही वजह है कि इस मेगा ड्रिल में अमेरिका भी शामिल है, यूरोप के बड़े देश भी शामिल है, यहां तक कि रूस, ईरान भी शामिल है, लेकिन चीन इस ड्रिल में नहीं है। आखिर क्या है,
क्या संदेश चीन को दिया जा रहा है, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि मिलन 24 से चीन को ये एक बड़ा संदेश जा रहा है। संदेश क्या जा रहा है? विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाने का। किसी भी चीनी दुस्साहस के खिलाफ वैश्विक गठजोड़ बहुत मायने रखता है और छोटे देशों के लिए चीन की हड़प नीति का ये एक बहुत बड़ा जवाब है। आपको बता दें, खुले समंदर में चीनी युद्धपोतों की मूवमेंट पर भी रोक को देखते हुए ये एक्सरसाइज बहुत अहम हो जाती है। लेकिन मिलन 24 पर डेप्यूटी नेवी चीफ वाइस एडमिरल तरुण सोबधी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। इसका इरादा ये है क्योंकि जो जितने मैरीटाइम चैलेंजेस हम फेस करते हैं, हम अकेले नहीं फेस करते हैं। इसमें कई देश हैं जो कॉमन मैरीटाइम चैलेंजेस फेस करते हैं और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम अकेले नहीं निभा सकते। तो हम चाहते हैं कि कोई भी किसी भी देश की नेवी अकेली नहीं कर सकती है। तो जो कोलैबोरेशन हम करेंगे, जो कॉमराडरी हम बिल्डअप करेंगे, जो कोहेजन होगा, ये है एम मिलन एक्सरसाइजेज का, ताकि हम सब मिलकर बैठें और कैसे चैलेंजेस फेस करने हैं और कैसे हमें सीखना है एक दूसरे के साथ ऑपरेट करना। एक प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं खुद को और बाकी सारे देशों को जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास की विशाखापट्टनम में हुई है शुरुआत और जिस तरीके से ये एक्सरसाइजेस चल रही हैं, इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे भी इस बारे में आपको देंगे अपडेट। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। संदेश खाली पहुंची NCW चेयरपर्सन रेखा शर्मा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां संदेश खाली की पीड़ितों से रेखा शर्मा की मुलाकात को लेकर यह खबर आ रही है। आपको बता दें, सबका ख्याल रखा जाएगा, भरोसा करना होगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। पुलिस पीड़ितों के रिश्तेदारों को अरेस्ट कर रही है, रेखा शर्मा की तरफ से इसको लेकर यह बात कही गई है। लेकिन संदेश खाली हिंसा पर अब सियासी संग्राम जिस तरीके से जारी है, बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर लगातार आरोप भी लगा रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। हम लोग हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि ममता दीदी, आपको तो सब लोग चुन के लेके आया था 2011 में, महिला लोग आपको चुन के लेके आया था, महिला लोग आपको वोट दिया था। क्यों वोट दिया था? कि पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट के शासन में 34 इयर्स में महिला लोग सबसे असुरक्षित थे। उनके लिए ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री को लेके आया था। देश का एक ही महिला मुख्यमंत्री है, वही उनका ही राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित है महिला। केवल हम लोग सब पूछना चाहते हैं कि महिला कमीशन की तरफ से रेखा शर्मा जी से कि आप थोड़ा ध्यान रखें कि बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में BSF की गाफिलती के वजह से और गैर जिम्मेदारी के वजह से 4 बच्चे मारे गए। तो उन 4 बच्चे के जो माँ हैं, उन माँओं को भी याद रखिएगा, उनके आंसू को भी आपको पोंछना है। वहीं आपको बता दें, संदेश खाली पर बीजेपी बहुत आक्रामक है और बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, हमें संदेश खाली जाने से रोका गया है और पुलिस ने हमारे साथ गलत किया, हमें जबरदस्ती रोका। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार हमारे साथ हैं। सर, जो विशेषाधिकार समिति ने समन किया था डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को, वो दोनों आज आए भी नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने इस समन पर रोक लगा दिया है। लोकसभा सचिवालय से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। आपके साथ धक्का मुक्की हुई थी, यही एक मामला। देखिए, सिर्फ धक्का मुक्की नहीं हुआ था, पॉलिटिकल प्रोग्राम में पुलिस के साथ आपका कहा सुनी हो रहा है, धक्का मुक्की खिंचातानी हो रहा है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मैं वहाँ पे बीमार हो गया इस धक्का मुक्की के कारण, उसके बाद पुलिस ने जो काम किया वो टोटली प्रिविलेज में आता है। नंबर 1, मेरे गाड़ी को अलाउ ही नहीं किया कि मुझे लेकर अस्पताल तक जाए, मेरे सिक्योरिटी को रोक दिया। तो इसमें 20 मिनट पुलिस ने गवाया। तो 20 मिनट पुलिस ने गवाने के बाद कुछ भी हो सकता था। मैं लकी हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, इसलिए मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। उसके बाद पुलिस अपने गाड़ी में 2 PSO को लेकर, मेरे 2 PSO, कितने पुलिस थे मुझे पता नहीं, मैं उस समय फेंट था, तो हॉस्पिटल लेके गई। तो मैं जहाँ जाता हूँ स्टेट में, मुझे जेट कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया किया जाता है। तो मेरे साथ एस्कॉर्ट सर्विस, एस्कॉर्ट चलता है, एस्कॉर्ट का गाड़ी चलता है जिसमें 6 CISF के जवान रहते हैं। तो उनको भी
मेरे गाड़ी के पीछे एक्कम्पैनी नहीं करने दिया गया, पुलिस ने उसको रोक के रखा। ये तो पूरा आप सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 1 घंटा में बिना सिक्योरिटी में बीच रास्ते में था, अगर कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता इसके लिए? तो अभी स्टे दिया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबको मानना पड़ता है, मानेंगे, लेकिन जब हमारा वकील इसमें आर्गूमेंट करेगा तो इन लोगों को सामना करना पड़ेगा, प्रिविलेज कमेटी की सामना करना पड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस की ओर से बयान आया है कि जो आरोपी हैं संदेश खाली मामले में, अब उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, राज्य सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से जो डेलीगेशन जा रहे हैं, आज एनसीडब्ल्यू चीफ भी गई है, ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है बीजेपी का, ये बयान तृणमूल कांग्रेस को आप पहले पूछिए, तो आप तो पहले बोल रहे थे ऐसे कोई घटना ही नहीं घटी, आप तो डिनायल मोड में थे कि ऐसा नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, तो आप क्यों गिरफ्तार करें आपको? तो पहले वाला क्या सच था या गिरफ्तार जो कर रहे हैं आप वो सच है? ट्रूथ को कहाँ है? तो आप अपना स्टैंड पहले क्लियर करिए। और गिरफ्तार आप कब कर रहे हैं? जब हम जाके लड़े, वहाँ पे जाके मारपीट हुआ, पुलिस के साथ हाथापाई हुई, आंदोलन हुआ बीजेपी का, उसके बाद आपने अरेस्ट करना शुरू किया, उससे पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया? टीवी9 की टीम संदेश खाली पहुंची क्योंकि यह मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां की कई महिलाओं से भी बातचीत की। महिलाओं का कहना था कि आरोपी शाहजहां शेख कहने को फरार है, लेकिन उसे कई बार इस इलाके में देखा गया। संदेशखाली माझेरपाड़ा में हूं और जैसे कि देख सकते हैं गांव के जो महिला हैं वो हमारे साथ है, सबका मुंह ढका हुआ है। यही आज यहाँ का रीति रिवाज बन चुका है कि कोई कैमरा के सामने बात कर रहा है तो दहशत इतना है, अभी भी मुंह ढक के उनको रहना पड़ रहा है। আপনারা ভীত এখনো ভীত আপনারা? হ্যাঁ, আমরা এখনো ভীত। কেন? আমরা ভীত শাহজাহান, উত্তম সর্দার আর শিবু হাজরা অ্যারেস্ট হলে হবে না তো, আসল মাথা শাহজাহান শেখ তো হয়নি অ্যারেস্ট। একটা কথা বলা হচ্ছে যে এখানে নাকি শাহজাহান শেখকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, বলছে তো সবাই, কিন্তু আমরা তো সবাই সব জিনিসটা দেখে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কিন্তু যারা কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বাইকে করে, হ্যাঁ বাইকে করেই আসছে, বাইকে করে, উনি তো আর হাঁটছেন না। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बता दे रहे हैं, यह आरोप जो लगा रहा है काफी गंभीर आरोप है। वो ये कह रहा है कि शाहजहान शेख को इलाके में अभी भी देखा जा रहा है, बाइक करके वो घूम रहे हैं। तो ये ওনারা যে ঘুরছে, এই যে শেখ শাহজাহান এখানে ঘুরছে, এটা কি ভয় দেখাতে ঘুরছে? হ্যাঁ, উনি তো ভয় দেখাতে, যাতে আমরা না বেরোই বা আমরা প্রতিবাদ না করি, প্রতিবাদ না করি। আপনারা এটা বলতে চাইছেন যে শিবু আর এরা অ্যারেস্ট হওয়ার পরও আপনারা শান্তিতে নেই, শেখ শাহজাহান যতক্ষণ অ্যারেস্ট হচ্ছে? হ্যাঁ, শেখ শাহজাহান যতক্ষণ অ্যারেস্ট হচ্ছে আমরা আপনারা তৃণমূল করেন? হ্যাঁ, আমরা সবাই তৃণমূলই করি। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন আপনারা মুখ ঢেকে রয়েছেন, আপনারা নকল তৃণমূল। আমরা নকল তৃণমূল, আমরা বহিরাগত, তাহলে বহিরাগত উনি এসে সচক্ষে এইটা দেখে যান, এটাই তো আমরা চাইছি। देखिए ये लोग साफ साफ क्या कह रहे हैं, ये लोग भी तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं, ये लोग भी तृणमूल करते हैं। ये कह रहा अगर ममता बनर्जी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तृणमूल कर्मी नहीं है, बाहर से आए हैं, ये उनका घर है, बाहर से कोई आएगा तो ये घर। दूसरी बात यह है, वो कह रहा है ये तृणमूल करते हैं, अभी भी दहशत में। इसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है शेख शाहजहान को अभी भी इलाके में देखा जा रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, ईडी क्या कर रहा है, यहाँ पे राज्य प्रशासन क्या कर रहा है। इन लोगों का आरोप है कि इन लोगों ने शेख शाहजहान को देखा है, बाइक करके वो इलाके में घूम रहे हैं और दहशत फैला रहे हैं। तो বলছি যে আমাদের বাড়ি এখন যে আমাদের তোমার এখানে যে তোমার দায়িত্বে আছে সুকুমার। और इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां कमलनाथ के करीबी सज्जन वर्मा का बयान, नकुल नाथ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सज्जन वर्मा ने कहा नकुल नाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। भड़के सोनिया गांधी और राहुल से लगातार बातचीत की बात भी सज्जन वर्मा की तरफ से की गई है। और जिस तरीके से इस राजनीतिक घटनाक्रम में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए इस वक्त सज्जन वर्मा का बयान बहुत बड़ा है, जिन्होंने ये एक बार फिर से साफ कर दिया है। हालांकि इनके बयान के आधार पर जिस तरीके से कमलनाथ और उनके बेटे को देखते हुए लगातार खबरें आ रही थी और सवाल जवाब हो रहे थे, उसमें इस वक्त सज्जन वर्मा का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी तरफ से कहा गया कि कमलनाथ के करीबी सज्जन वर्मा ये कह रहे हैं कि नकुल नाथ कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। मैंने उनसे कहा कि वो मीडिया काफी अरसे से इस बात का इंतजार कर रहा है, आपके बारे में जो भ्रांति चल रही है उनका ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं, जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। और मैंने मीडिया से बार बार कहा है, उस बात को मीडिया को भी समझना चाहिए कि ये काल्पनिक प्रश्न है।
मैंने किसी भी मीडिया के साथी को कहा हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँ। ये काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो गया है, ये उनका। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, कमलनाथ के करीबी सज्जन वर्मा का ये बयान और उसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी क्या माने, बातचीत नतीजा निकलता हुआ सामने आ रहा है, समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह लगातार कमलनाथ से बात कर रहे थे और शुरुआत में दिग्विजय सिंह हर बार यही कहते थे कमलनाथ नहीं जाएंगे, नकुल नाथ को लेकर के कोई जवाब नहीं आता था, लेकिन कल देर रात उन्होंने साफ कहा कि अगर पिता यहाँ रहेगा तो बेटा कहीं और थोड़े रहेगा। तो यानी कि एक सीधा संदेश कमलनाथ को दिया गया था, जो एक विकल्प की बात की जा रही थी कि कमलनाथ विधायकी से इस्तीफा दे दें, राजनीति छोड़ दें, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर एक तरफ रहें, किनारा कर ले राजनीति से और बेटा वहाँ चला जाए। तो ये बिल्कुल कांग्रेस को रास नहीं आ रहा था। कांग्रेस ने साफ कहा था कि इधर या उधर फैसला करना होगा, तो निश्चित तौर पर दबाव था कमलनाथ के ऊपर। और ऐसे में सज्जन सिंह वर्मा जो उनके बहुत करीबी हैं, जब वो कह रहे हैं तो लेकिन फिर भी इंतजार हमको करना इस बात का चाहिए कि खुद कमलनाथ आकर सामने इस बयान को दें और खुद नकुलनाथ आकर इस बात को कहें, क्योंकि ये अहम है कि नकुलनाथ ने और इन्हीं सज्जन सिंह वर्मा ने अपने जो एक्स का बायो था उससे कांग्रेस को हटाया था, तस्वीर हटाई थी कांग्रेस की, तो वो कहीं ना कहीं आग थी जिसका धुआं नजर आ रहा था। बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखें। और इस बीच अभी कमलनाथ कहाँ हैं? दिल्ली के घर पर वो मौजूद हैं। हलचल तेज है, जिस बारे में हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, लेकिन कमलनाथ के घर से ही एक और सहयोगी पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का अब बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा, जो कि काफी करीबी हैं कमलनाथ के, वो कमलनाथ के घर पर आए, तकरीबन 1.5 घंटे उनकी मीटिंग, और जिसके बाद जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि कमलनाथ का कहना है कि ये उनके बीजेपी में जाने की अफवाह थी, ये अफवाह कहां से उड़ी उनको नहीं पता और इसीलिए इस बारे में वो अपनी कोई भी सफाई नहीं देना चाहते। सज्जन वर्मा ने यह भी कहा कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही लड़ेंगे और नकुलनाथ छिंदवाड़ा से एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भोपाल जाकर के अब कमलनाथ एमपी इलेक्शंस की तैयारी में भी जुटेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि किसी और पार्टी में जाने या फिर अलग पार्टी बनाने का कोई भी इरादा नहीं है, वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही रहेंगे। इस तरीके से तमाम बातें कही और साथ में सज्जन वर्मा ने यह भी कहा कि कुछ जो नाराजगी जरूर थी, लेकिन लगातार वो खड़गे और राहुल से बातचीत कर रहे थे और वो नाराजगी भी दूर हो चली है। इसके अलावा जो नकुलनाथ ने अपने एक्स से कांग्रेस सिंबल को हटाया था, उसको भी उन्होंने कहा है कि वो भी हट गया था, लगा लिया जाएगा, जो नाराजगी थी वो दूर हो गई। तो कुल मिलाकर के अब जो अटकलें चल रही थी कि कमलनाथ जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, उन पर विराम लगाया है कमलनाथ के बेहद करीबी सज्जन वर्मा ने, जिन्होंने लगभग 1.5 घंटे की मीटिंग की और कमलनाथ की तरफ से आकर के ये बयान जारी किया है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। पुनीत जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे सोशल प्लेटफॉर्म एक्स से उन्होंने अपना कांग्रेस शब्द हटाने के बाद इन खबरों को लेकर जिस तरीके से राजनीति तेज होती रही है, वहीं भोपाल में भी कांग्रेस पोस्टर से अब कमलनाथ गायब है। ये एक और बड़ी खबर है। एमपी कांग्रेस ने कमलनाथ से दूरी बना ली है और विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से ये पोस्टर्स सामने आए हैं, बैनर में एमपी से जीतू पटवारी और कटारे की तस्वीर तो नजर आ रही है, लेकिन एमपी कांग्रेस ने कमलनाथ से दूरी बना ली है, उसका एक और सबूत, जिसमें इस पोस्टर से कमलनाथ ही गायब है। और आइए इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हुए सीधे लखनऊ का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की शुरुआत हो रही है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 3 दिन तक ये समारोह चलेगा। परियोजनाओं की सौगात मिलेगी, निवेश सेक्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया है। हालांकि अलग अलग सेक्टर्स के लोग जिस तरीके से निवेश को देखते हुए उनके लिए ये अहम रखता है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये बातचीत भी नजर आ रही है, जो इससे जुड़ी जानकारियां उनसे साझा कर रहे हैं। निवेश के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले किस तरीके से यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का
उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और अब एक ऐसी खबर जिससे पाकिस्तान के नापाक इरादों का पर्दाफाश होगा। आपको बता दें, पाकिस्तान की एक और साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। आईएसआई की टावर वाली साजिश डीकोड, जहां पाकिस्तान पीओके में लगा रहा है कम्युनिकेशन टावर। आतंकी YSMS टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों को गुप्त संदेश भेजने के लिए टावर के इस्तेमाल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की ये नई साजिश आखिर है क्या? किस तरीके से कम्युनिकेशन टावर पीओके में लगाए जा रहे हैं? पाकिस्तान की नई साजिश के खुलासे में महत्वपूर्ण जानकारियां अब आपके सामने, जहां आतंकियों के संचार नेटवर्क मजबूत करने के लिए ISI की ये नई चाल है। वहीं पीओके में कम्युनिकेशन टावर्स की संख्या जिस तरीके से पाकिस्तान बढ़ा रहा है, बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान आतंकियों को गुप्त संदेश भेजने के लिए टावर लगा रहा है और आतंकी संवाद के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए YSMS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जम्मू के पीर पांजाल इलाके में आतंकी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और इस टेक्निक से स्मार्टफोन और रेडियो सेट्स जोड़कर संदेश भेजे जाते रहे हैं। इन संदेशों को पकड़ पाना हालांकि आसान नहीं होता है, लेकिन घाटी में कई किलोमीटर के दायरे तक जिस तरीके से सिग्नल्स पहुंच रहे हैं, उसको लेकर ये खबर बड़ी है। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की कम्युनिकेशन टावर वाली साजिश को डिकोड कर लिया है। दरअसल पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाकों में जितने भी कम्युनिकेशन टावर लगे हैं उनके नंबर को बढ़ाया जाए और लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों के आका इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसके लिए चुना है मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर को, जिसका नाम है उमर अहमद शाह। दरअसल पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आकाओं ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप लॉन्च पैड को एक्टिवेट किया है, जहां पर 200 से 250 आतंकी इस वक्त लॉन्च पैड पर बैठे हुए हैं ताकि वो इन्फिल्ट्रेट कर सके। दरअसल पाकिस्तान ने ये साजिश रची है कि जब आतंकियों की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की जा सके तो उस वक्त ये कम्युनिकेशन टावर को एक्टिवेट किया जाए और आतंकियों की तरफ से YSMS एप्लीकेशन के जरिए कम्युनिकेट किया जाए। दरअसल ये एप्लीकेशन जो है ये आतंकियों के आका और पाकिस्तानी सेना के बीच कम्युनिकेशन का एक माध्यम बन सके। और बात पाकिस्तान की सियासत की, बड़ी खबर यह कि चुनाव के 10 दिन बाद भी पाकिस्तान में सियासी संकट बरकरार है और पाकिस्तान में लग सकता है मार्शल लॉ। पीएम और गठबंधन के लिए आज फिर बैठक भी होगी। तो पाकिस्तान में चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजे भी सामने हैं, लेकिन अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। अब बड़ी खबर आपके सामने, चुनाव के दौरान हुई धांधली के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में धरने प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर आई है। इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। मुल्क में त्रिशंकु नतीजे और अस्थिरता के चलते अब सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से मार्शल लॉ लगने वाला है? क्या इस पूरे खेल के पीछे पाकिस्तान आर्मी की साजिश है? तो पाकिस्तान में चुनावी नतीजे आने के 10 दिन बाद भी नई सरकार का चेहरा साफ नहीं हो पाया है। अब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और गठबंधन के लिए आज एक बार फिर से बैठक भी होने वाली है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए पाकिस्तान के इसी सियासी संकट को देखते हुए फिलहाल क्या समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, इसी बारे में जानकारी रखूंगी, क्योंकि जो विकल्प है उस पर किस तरीके से इन बैठकों में विचार होने वाला है। PMLN और PPP के बीच गठबंधन पर आज फिर बैठक को लेकर बड़ी खबर है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि बिलावल सरकार में शामिल नहीं होना चाहते हैं। सोर्सेस के हवाले से यह एक और बड़ी खबर इस सियासी संकट के बीच आ रही है। हालांकि चुनाव में धांधली की खबर से बिलावल खुद डरे हुए हैं और बिलावल भुट्टो ने भी चुनाव में धांधली के जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, बिलावल को डर है कि उनकी पार्टी PPP पर धांधली के आरोप ना लगे। बिलावल को डर है कि नई सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। गुलमर्ग में बर्फबारी की तस्वीरें देखिए, बेहद खास तस्वीरें सामने आई हैं। इस बार कश्मीर में बर्फ देरी से गिरनी शुरू हुई, लेकिन फरवरी का एक पखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन अभी भी वहां बर्फ गिर रही है। ताज़ा बर्फबारी गुलमर्ग की आपके सामने, सुबह से लगातार बर्फबारी जारी है। दोपहर 12 बजे तक गुलमर्ग में करीब 1.5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है।